विज्ञान आज इसे स्वीकार करने के निकट पहुंच रहा है कि जीवन प्रभावित होता है और एक छोटे बच्चे के जन्म के समय उसकी चित्त की स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे बहुत सेंसिटिव फोटोप्लेट की। इस पर 2-3 बातें और ख्याल में ले लें ताकि समझ में आ सके कि जीवन प्रभावित होता है, और अगर जीवन प्रभावित होता है तो ही ज्योतिष की कोई संभावना निर्मित होती, अन्यथा निर्मित नहीं होती। जुड़वा बच्चों को समझने की थोड़ी कोशिश करें। 2 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक तो जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक ही अंडे से पैदा होते, और दूसरे जुड़वा बच्चे होते हैं जो होते तो जुड़वा है लेकिन 2 अंडों से पैदा होते। माँ के पेट में 2 अंडे होते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं। कभी कभी एक ही अंडा होता है और एक अंडे के भीतर 2 बच्चे होते हैं। एक अंडे से जो 2 बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके जन्म का क्षण बिल्कुल एक होता है। 2 अंडों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो जुड़वा हम कहते जरूर है, लेकिन उनके जन्म का क्षण एक नहीं होता। और एक बात समझ लें कि जन्म दोहरी बात है। जन्म का पहला अर्थ तो है गर्भाधारण। ठीक जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन माँ के पेट में गर्भ आरोपित होता है। ठीक जन्म जिसको आप जन्म कहते हैं वो नंबर 2 का जन्म है, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है। अगर हमें ज्योतिष की पूरी खोजबीन करनी हो, जैसा कि हिंदुओं ने की थी, अकेले हिंदुओं ने की थी और उसके बड़े उपयोग किए, तो असली सवाल ये नहीं कि बच्चा कब पैदा होता है। असली सवाल ये है कि बच्चा कब गर्भ में प्रारंभ करता है अपनी यात्रा, गर्भ कब निर्मित होता है, क्योंकि ठीक जन्म वही है। इसलिए हिंदुओं ने तो ये भी तय किया था कि ठीक जिस भांति के बच्चे को जन्म देना हो उस भांति के ग्रह नक्षत्र में यदि संभव किया जाए और गर्भाधारण हो जाए तो उस तरह का बच्चा पैदा होगा। अब इसमें मैं थोड़ा पीछे आपको कुछ कहूंगा, क्योंकि इस संबंध में भी काफी काम इधर हुआ है और बहुत सी बातें साफ हुई। साधारणतः हम सोचते हैं कि एक बच्चा सुबह 6 बजे पैदा होता है, तो 6 बजे पैदा होता है इसलिए 6 बजे प्रभात में जो नक्षत्रों की स्थिति होती है उससे प्रभावित होता है। लेकिन ज्योतिष को जो गहरा जानते हैं वो कहते हैं कि वो 6 बजे पैदा होने की वजह से ग्रह नक्षत्र उस पर प्रभाव डालते हैं, ऐसा नहीं। वो जिस तरह के प्रभावों के बीच पैदा होना चाहता है उस घड़ी और नक्षत्र को जन्म के लिए चुनता है। ये बिल्कुल भिन्न बात है। बच्चा जब पैदा हो रहा है, ज्योतिष की गहन खोज करने वाले लोग कहेंगे कि वो अपने ग्रह नक्षत्र चुनता है कि कब उसे पैदा होना है, और गहरे जाएंगे तो वो अपना गर्भाधारण भी चुनती है। प्रत्येक आत्मा अपना गर्भाधारण चुनती है कि कब उसे गर्भ स्वीकार करना है, किस क्षण में। क्षण छोटी घटना नहीं है, क्षण का अर्थ पूरा विश्व उस क्षण में कैसा है, और उस क्षण में पूरा विश्व किस तरह की संभावनाओं के द्वार खोलता है। जब एक अंडे में 2 बच्चे एक साथ गर्भाधारण लेते हैं तो उनके गर्भाधारण का क्षण एक ही होता है और उनके जन्म का क्षण भी एक होता है। अब ये बहुत मजे की बात है कि एक ही अंडे से पैदा हुए 2 बच्चों का जीवन इतना एक जैसा होता है, इतना एक जैसा होता है कि ये कहना मुश्किल है कि जन्म का क्षण प्रभाव नहीं डालता। एक अंडे से पैदा हुए 2 बच्चे, उनका IQ, उनका बुद्धिमाप करीब करीब बराबर होता है, और जो थोड़ा सा भेद दिखता है वो जो जानते हैं वो कहते हैं वो हमारे मेजरमेंट की गलती के कारण। अभी तक हम ठीक मापदंड विकसित नहीं कर पाए हैं जिनसे हम बुद्धि का अंक नाप सकें। थोड़ा सा जो भेद कभी पड़ता है वो हमारे तराजू की भूल चूक है। अगर एक अंडे से पैदा हुए 2 बच्चों को बिल्कुल अलग अलग पाला जाए तो भी उनके बुद्धि अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को हिंदुस्तान में पाला जाए और एक को चीन में पाला जाए, कभी एक दूसरे को पता भी न चलने दिया जाए, ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जब दोनों बच्चे अलग अलग बड़े हुए लेकिन उनके बुद्धि अंक में कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी हैरानी की बात है, बुद्धि अंक तो ऐसी चीज है कि जन्म की पोटेंशियलिटी से जुड़ी है, लेकिन वो जो चीन में जुड़वा बच्चा है एक ही अंडे का, जब उसको जुकाम होगा तब जो भारत में बच्चा है उसको भी जुकाम हो जाए। आमतौर से एक अंडे से पैदा हुए बच्चे एक ही साल में मरते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनकी मृत्यु में फर्क 3 महीने का होता है और कम से कम 3 दिन का, पर वर्ष वही होता है। अब तक ऐसा नहीं हो सका कि एक ही अंडे से पैदा हुए 2 बच्चे की मृत्यु के बीच वर्ष का फर्क पड़ा हो। 3 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक बच्चा मर गया है तो हम मान सकते हैं कि 3 दिन के बाद और 3 महीने के बीच दूसरा बच्चा मर जाएगा। इनके रुझान, इनके ढंग, इनके भाव समानांतर होते हैं और करीब करीब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये दोनों एक ही ढंग से जीते, एक दूसरे की कॉपी की भांति होते। इनका इतना एक जैसा होना और बहुत सी बातों से सिद्ध होता है। हम सब की चमड़ियां अलग अलग हैं, इंडिविजुअल। अगर मेरा हाथ टूट जाए और मेरी चमड़ी बदलनी पड़े तो आपकी चमड़ी मेरे हाथ के काम नहीं आएगी, मेरे ही शरीर की चमड़ी उखाड़ के लगानी पड़ेगी। इस पूरी जमीन पर कोई आदमी नहीं खोजा जा सकता जिसकी चमड़ी मेरे काम आ जाए।
क्या बात फिजियोलॉजिस्ट से हम पूछें कि चमड़ी के दोनों के बनावट में कोई भेद है, चमड़ी के रसायन में कोई भेद, चमड़ी में जो तत्व निर्मित करते हैं चमड़ी को उसमें कोई भेद है? तो कोई भेद नहीं। मेरी चमड़ी और दूसरे आदमी की चमड़ी को अगर हम रख दें एक वैज्ञानिक को जांच करने के लिए, तो वो ये ना बता पाएगा कि दो आदमियों की चमड़ियों में कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात कि मेरी चमड़ी की को दूसरे की चमड़ी नहीं बिठाई जा सकती, मेरा शरीर उसे इंकार कर देता है। वैज्ञानिक जिसे नहीं पहचान पाते कि कोई भेद है, लेकिन मेरा शरीर पहचानता है, मेरा शरीर इंकार कर देता है कि इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, एक ही अंडे से पैदा हुए दो बच्चों की चमड़ी ट्रांसप्लांट हो सकती, सिर्फ एक दूसरे की चमड़ी को एक दूसरे पे बिठाया जा सकता है, शरीर इंकार नहीं करेगा। क्या कारण होगा, क्या वजह होगी? अगर हम कहें एक ही माँ बाप के बेटे हैं तो दो भाई भी एक ही माँ बाप के, उनकी चमड़ी नहीं बदली जा सकती, सिवाय इसके कि ये दोनों बेटे एक क्षण में निर्मित हुए हैं और कोई इनमें समानता नहीं, क्योंकि उसी बाप और उसी माँ से पैदा हुए दूसरे भाई भी हैं, उन पर चमड़ी काम नहीं करती है, उनकी चमड़ी एक दूसरे पर नहीं बदली जा सकती। सिर्फ इनका बर्थ मूवमेंट, बाकी तो सब एक है, वही माँ बाप है। सिर्फ एक बात बड़ी भिन्न है और वो है इनके जन्म का क्षण। क्या जन्म का क्षण इतना महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि उम्र भी दोनों की करीब करीब, बुद्धि माप करीब करीब, दोनों की चमड़ियों का ढंग एक सा, दोनों के शरीर के व्यवहार करने की बात एक सी, दोनों बीमार पड़ते हैं तो एक सी बीमारियों से, दोनों स्वस्थ होते हैं तो एक सी दवाओं से। क्या जन्म का क्षण इतना प्रभावी हो सकता है? ज्योतिष कहता रहा है इससे भी ज्यादा प्रभावी है जन्म का क्षण। लेकिन आज तक ज्योतिष के लिए वैज्ञानिक सहमति नहीं थी, पर अब सहमति बढ़ती जाती है। इस सहमति में कई नए प्रयोग सहयोगी बने हैं। एक तो जैसे ही हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, हमने कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े, वैसे ही हमें पता चला कि सारे जगत, सारे ग्रह नक्षत्रों से, सारे ताराओं से निरंतर अनंत प्रकार की किरणों का जाल प्रवाहित होता है जो पृथ्वी पर टकराता है, और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उससे अप्रभावित छूट जाए। हम जानते हैं कि चांद से समुद्र प्रभावित होता है, लेकिन हमें ख्याल नहीं है कि समुद्र में पानी और नमक का जो अनुपात है वही आदमी के शरीर में पानी और नमक का अनुपात, द सेम प्रोपोर्शन। और आदमी के शरीर में 65% पानी है और नमक और पानी का वही अनुपात है जो अरब की खाड़ी में। अगर समुद्र का पानी प्रभावित होता है चांद से, तो आदमी के शरीर के भीतर का पानी क्यों प्रभावित नहीं होगा? अभी इस संबंध में जो खोजबीन हुई उसमें 2-3 तथ्य ख्याल में ले लेने जैसे हैं। वो ये कि पूर्णिमा के निकट आते आते सारी दुनिया में पागलपन की संख्या बढ़ती। अमावस के दिन दुनिया में सबसे कम लोग पागल होते हैं, पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक। चांद के बढ़ने के साथ अनुपात पागलों का बढ़ना शुरू होता है। पूर्णिमा के दिन पागलखानों में सर्वाधिक लोग प्रवेश करते हैं और अमावस के दिन पागलखानों से सर्वाधिक लोग बाहर जाते। अब तो इसके स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध हैं। अंग्रेजी में शब्द है लूनाटिक। लूनाटिक का मतलब होता है चांद मारा, लूनार। हिंदी में भी पागल के लिए चांद मारा शब्द है, बहुत पुराना शब्द। और लूनाटिक भी कोई 3000 साल पुराना शब्द। कोई 3000 साल पहले भी आदमियों को ख्याल था कि चांद पागल के साथ कुछ न कुछ करता है, लेकिन अगर पागल के साथ करता है तो गैर पागल के साथ नहीं करता होगा? आखिर मस्तिष्क की बनावट, आदमी के शरीर के भीतर की संरचना तो एक जैसी है। हाँ, ये हो सकता है कि पागल पे थोड़ा ज्यादा करता होगा, गैर पागल पे थोड़ा कम कर सकता होगा, ये मात्रा का भेद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गैर पागल पे बिल्कुल नहीं करता होगा। अगर ऐसा होगा तब तो कोई पागल कभी पागल ना हो, क्योंकि सब गैर पागल ही पागल होते हैं। पहले तो काम गैर पागल पर ही करना पड़ता होगा चांद को। प्रोफेसर ब्राउन ने एक अध्ययन किया है, वो खुद ज्योतिष में विश्वासी आदमी नहीं थे, अविश्वासी, और अपने पिछले लेखों में उन्होंने बहुत मजाक उड़ाई, लेकिन पीछे उन्होंने सिर्फ खोजबीन के लिए एक काम शुरू किया कि मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल्स की उन्होंने जन्म कुंडलियां इकट्ठी की, डॉक्टर्स की, अलग अलग प्रोफेशंस की। बड़ी मुश्किल में पड़ गए इकट्ठी करके, क्योंकि पाया कि प्रत्येक प्रोफेशन के आदमी एक विशेष ग्रह में पैदा होते हैं, एक विशेष नक्षत्र स्थिति में पैदा होते हैं। जिससे जितने भी बड़े प्रसिद्ध जनरल्स हैं, मिलिट्री के सेनापति हैं, योद्धा हैं, उनके जीवन में मंगल का भारी प्रभाव है। वही प्रभाव प्रोफेसर की जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। ब्राउन ने जो अध्ययन किया, कोई 50,000 व्यक्तियों का, जो भी सेनापति हैं, उनके जीवन में मंगल का प्रभाव भारी। आमतौर से जब वे पैदा होते हैं तब मंगल जन्म ले रहा होता है, उनके जन्म की घड़ी मंगल के जन्म की घड़ी होती है। ठीक उससे विपरीत जितने पैसिफिस्ट हैं दुनिया में, जितने शांतिवादी हैं, वो कभी मंगल के जन्म के साथ पैदा नहीं होते। एक आध मामले में ये संयोग हो सकता है, लेकिन लाखों मामलों में संयोग नहीं हो सकता। गणितज्ञ एक खास नक्षत्र में पैदा होते हैं, कभी उस नक्षत्र में कभी पैदा नहीं होते, कभी उस
नक्षत्र में कभी पैदा नहीं होता। ये कभी एकाक के मामले में संयोग हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पे संयोग नहीं हो सकता। असल में कवि के ढंग और गणितज्ञ के ढंग में इतना भेद है कि उनके जन्म के क्षण में भेद होना ही चाहिए। ब्राउन ने कोई 10 अलग अलग व्यवसाय के लोगों का जिनके बीच तीव्र फासले हैं, जैसे कवि है और गणितज्ञ है, या युद्धखोर सेनापति है और एक शांतिवादी बर्ट्रैंड रसल है, एक आदमी जो कहता है विश्व में शांति होना चाहिए और एक आदमी नीत्शे जैसा जो कहता है जिस दिन युद्ध न होंगे उस दिन दुनिया में कोई अर्थ न रह जाएगा। इनके बीच बौद्धिक विवाद ही है सिर्फ, या नक्षत्रों का भी विवाद है? इनके बीच केवल बौद्धिक फासले हैं या इनकी जन्म की घड़ी भी हाथ बटाती है? जितना अध्ययन बढ़ता जाता है उतना ही पता चलता है कि प्रत्येक आदमी जन्म के साथ विशेष क्षमताओं की सूचना देता है। ज्योतिष के साधारण जानकार कहते हैं कि वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो विशेष नक्षत्रों की व्यवस्था में पैदा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो विशेष नक्षत्रों में पैदा होने को उसने चुना। वो जैसा होना चाह सकता था, जो उसके होने की आंतरिक संभावना थी, जो उसके पिछले जन्मों का पूरा रूप था, जो उसकी संयोजित अर्जित चेतना थी, वो इस नक्षत्र में ही पैदा हो। हर बच्चा, हर आने वाला नया जीवन इंसिस्ट करता है अपनी घड़ी के लिए, अपनी घड़ी में ही पैदा होना चाहता है, अपनी ही घड़ी में गर्भाधान लेना चाहता है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। मैंने आपसे कहा कि जैसे समुद्र का पानी प्रभावित होता है, सारा जीवन पानी से निर्मित। पानी के बिना कोई जीवन की संभावना नहीं है। यूनान में पुराने दार्शनिक कहते थे पानी से जीवन, या पुराने भारतीय और चीनी और दूसरे दुनिया की मैथोलॉजीज भी कहती हैं पानी से जीवन का जन्म। आज एवोल्यूशनरी को मानने वाले, विकास को मानने वाले वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जीवन का जन्म पानी से। शायद पहला जीवन काई, वो जो पानी पर जम जाती है, वही जीवन का पहला रूप, फिर आदमी तक विकास। जो लोग पानी के ऊपर गहन शोध करते हैं वो कहते हैं पानी सर्वाधिक रहस्यमय तत्व है और जगत से, अंतरिक्ष से, तारों का जो भी प्रभाव आदमी तक पहुंचता है उसमें मीडियम, माध्यम पानी, आदमी के शरीर के जल को ही प्रभावित करके कोई भी रेडिएशन, कोई भी विकिरणन मनुष्य में प्रवेश करता है। जल पर बहुत काम हो रहा है और जल के बहुत से मिस्टीरियस रहस्यमय गुण ख्याल में आ रहे हैं। सर्वाधिक रहस्यमय गुण तो जल का जो ख्याल में अभी 10 वर्षों में वैज्ञानिकों को आया है वो ये है कि सर्वाधिक संवेदनशीलता जल के पास है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और हमारे जीवन में चारों ओर से जो भी इन्फ्लुएंस गति करता है भीतर, वो जल को ही कंपित करके गति करता है। हमारा जल ही सबसे पहले प्रभावित होता है और एक बार हमारा जल प्रभावित हुआ तो फिर हम प्रभावित होने से बचना बहुत कठिन हो जाए। माँ के पेट में बच्चा जब तैरता है तब भी आप जान के हैरान होंगे कि वो ठीक ऐसे ही तैरता है जैसे सागर के जल में। और माँ के पेट में जिस जल में बच्चा तैरता है उसमें भी नमक का वही अनुपात होता है जो सागर के जल में। और माँ के शरीर से जो जो प्रभाव बच्चे तक पहुंचते हैं उनमें कोई सीधा संबंध नहीं होता है। ये जान के आप हैरान होंगे कि माँ और उसके पेट में बनने वाले गर्भ का कोई सीधा संबंध नहीं होता। दोनों के बीच में जल, और माँ से जो भी प्रभाव पहुंचते हैं बच्चे तक वो जल के ही माध्यम से पहुंचते हैं, सीधा कोई संबंध नहीं होता। फिर जीवन भर भी हमारे शरीर में जल का वही काम है जो सागर में काम है। सागर में बहुत सी मछलियों का अध्ययन किया गया है। ऐसी मछलियां हैं जो जब सागर का पूर्ण उतार पर होता है, जब सागर उतरता है तभी सागर के तट पर आकर अंडे रख जाती हैं। सागर उतर रहा है वापस, मछलियां रेत में आएंगी, सागर की लहरों पर सवार होकर अंडे देंगी, सागर की लहरों पर वापस लौट जाएंगी। 15 दिन में सागर की लहरें फिर उस जगह आएंगी, तब तक अंडे फूटकर उनके चूजे बाहर आ गए होंगे। आने वाली लहरें उन चूजों को वापस सागर में ले जाएंगी। जिन वैज्ञानिकों ने इन मछलियों का अध्ययन किया है वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि मछलियां सदा ही उस समय अंडे देने आती हैं जब सागर का तूफान उतरता होता है। अगर वो चढ़ते तूफान में अंडे दे दें तो अंडे तो तूफान में बह जाएंगे। वो अंडे तभी देती हैं जब तूफान उतरता होता है। एक एक स्टेप सागर की लहरें पीछे हटती जाती। वो जहां अंडे देती हैं वहां लहर दोबारा नहीं आती, फिर नहीं तो लहर अंडे बहा ले जाएगी। वैज्ञानिक बहुत परेशान रहे कि इन मछलियों को कैसे पता चलता है कि सागर अब उतरेगा, सागर की उतरने की घड़ी आ गई, क्योंकि जरा सी भी भूल चूक समय की और अंडे तो सब बह जाएंगे। और उन्होंने भूल चूक कभी नहीं की लाखों साल में, नहीं तो वो खत्म हो गई होती मछलियां। उन्होंने कभी भूल की ही नहीं। पर इन मछलियों के पास क्या उपाय है जिनसे ये जान पाती, इनके पास कौन सी इंद्रिय है जो इनको बताती है कि अब सागर उतरेगा। लाखों मछलियां एक क्षण में पूरे किनारे पर
पर इकट्ठी हो जाएंगी। इनके पास जरूर कोई संकेत लिपि, इनके पास कोई सूचना का यंत्र होना ही चाहिए। करोड़ों मछलियां दूर दूर हजारों मील के सागर तट पे इकट्ठे होकर अंडे रख जाएंगी एक खास घड़ी में। जो अध्ययन करते हैं वो कहते हैं कि चांद के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। चांद से इनको जो संवेदनाएं मिलती हैं, मछलियों को उन संवेदनाओं से पता चलता है कि कब उतार पर, कब चढ़ाव पर। चांद से जो उन्हें धक्के मिलते हैं, उन्हीं धक्कों के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं कि उनको पता चल जाए। ये भी हो सकता है कुछ का ख्याल था कि सागर की लहरों से कुछ पता चलता होगा, तो वैज्ञानिकों ने इन मछलियों को ऐसी जगह रखा जहां सागर में लहर ही नहीं, झील पर रखा, अंधेरे कमरों में पानी में रखा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात, जब चांद ठीक घड़ी पर आया, अंधेरे में बंद है मछलियां, उनको चांद का कोई पता नहीं, आकाश का कोई पता नहीं। जब चांद ठीक जगह पे आया, जब समुद्र की मछलियां जाग के तट पर अंडे देने लगी, तब उन मछलियों ने पानी में ही अंडे दे। उनका पानी में ही अंडे छोड़ देना, क्योंकि कोई तट नहीं, कोई किनारा नहीं, तब तो लहरों का कोई सवाल न रहा। अगर कोई कहता हो कि दूसरी मछलियों को देख के ये दौड़ पैदा हो जाता होगा, वो भी सवाल न रहा। अकेली मछलियों को रख के भी देखा। ठीक जब करोड़ों मछलियां सागर के तट पे आएंगी, इनके दिमाग को सब तरह से गड़बड़ करने की कोशिश की मछलियों के। 24 घंटे अंधेरे में रखा ताकि उन्हें पता न चले कब सुबह होता है, कब रात होती है। 24 घंटे उजाले में भी रख के देखा कि ताकि उनको पता ही न चले कब रात होती है। झूठे चांद की रोशनी पैदा करके देखी कि रोज रोशनी को कम करते जाओ, बढ़ाते जाओ, लेकिन मछलियों को धोखा नहीं दिया जा सका। ठीक चांद जब अपनी जगह पर आया तो मछलियों ने अंडे दे दिए। जहां भी थी वहीं उन्होंने अंडे दे दिए। हजारों लाखों पक्षी हर साल यात्रा करते हैं, लाखों हजारों मील की। सर्दियां आने वाली, बर्फ पड़ेगी तो बर्फ के इलाके से पक्षी उड़ना शुरू हो जाएंगे। हजारों मील दूर किसी दूसरी जगह वो पड़ाव डालेंगे। वहां तक पहुंचने में भी उन्हें 2 महीने लगेंगे, महीना भर लगेगा। अभी बर्फ गिरनी शुरू नहीं हुई, महीने भर बाद गिरेगी। ये पक्षी कैसे हिसाब लगाते हैं कि अब महीने भर बाद बर्फ गिरेगी? क्योंकि अभी हमारी मौसम को बताने वाली जो वेधशालाएं हैं वो भी पक्की खबर नहीं दे पाती। मैंने तो सुना है कि कुछ मौसम की खबर देने वाले लोग पहले ज्योतिषियों से पूछ जाते हैं सड़कों पर बैठे हुए कि आज क्या ख्याल है, पानी गिरेगा कि नहीं। आदमी ने अभी जो जो व्यवस्था की है वो बचकानी मालूम पड़ती है। ये पक्षी 1, 1.5 महीने, 2 महीने पहले पता करते हैं कि अब बर्फ कब गिरेगी। और हजारों प्रयोग करके देख लिया गया है कि जिस दिन पक्षी उड़ते हैं, हर पक्षी की जाति का निश्चित दिन है। हर वर्ष बदल जाता है वो निश्चित दिन, क्योंकि बर्फ का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हर पक्षी का तय है कि वो बर्फ गिरने के 1 महीने पहले उड़ेगा, तो हर वर्ष वो 1 महीने पहले उड़ता है। बर्फ 10 दिन बाद गिरे तो वो 10 दिन बाद उड़ता है, बर्फ 10 दिन पहले गिरे तो वो 10 दिन पहले उड़ता है। ये बर्फ के गिरने का कुछ निश्चय तो नहीं है। ये पक्षी कैसे उड़ जाते हैं महीने भर पहले पता लगा। कि जापान में एक चिड़िया होती है जो भूकंप आने के 24 घंटे पहले गांव खाली कर देती। साधारण गांव की चिड़िया है, हर गांव में बहुत होती। भूकंप आने के 24 घंटे पहले चिड़िया खाली कर देती। अभी भी वैज्ञानिक 2 घंटे के पहले भूकंप का पता नहीं लगा पाते, और 2 घंटे पहले भी अनसर्टेनिटी होती है, पक्का नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि भूकंप हो सकता है। लेकिन 24 घंटे पहले तो जापान में तो कोई भूकंप का फौरन पता चल जाता है। जिस गांव से चिड़िया उड़ जाती है उस गांव के लोग समझ जाते हैं कि भाग जाओ, 24 घंटे का वक्त है, वो चिड़िया हट गई, गांव में दिखाई नहीं पड़ती। इस चिड़िया को कैसे पता चलता होगा? वैज्ञानिक अभी 10 वर्षों में एक नई बात कह रहे हैं, और वो ये कि प्रत्येक प्राणी के पास कोई ऐसा अंतर इंद्रिय है जो जागतिक प्रभावों को अनुभव करती है। शायद मनुष्य के पास भी है, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी में उसे खोया है। मनुष्य अकेला प्राणी है जगत पर जिसके पास बहुत सी चीजें हैं जो उसने बुद्धिमानी में खो दी, और बहुत सी चीजें जो उसके पास नहीं थी उसने बुद्धिमानी में उनको पैदा करके खतरा मोल ले लिया। जो है उसे खो दिया है, जो नहीं है उसे बना लिया है। लेकिन छोटे से छोटे प्राणी के पास भी कुछ संवेदना के अंतर स्रोत हैं, और अब इसके लिए वैज्ञानिक आधार मिलने शुरू हो गए हैं कि अंतर स्रोत हैं। ये अंतर स्रोत इस बात की खबर लाते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो आइसोलेटेड नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड से संयुक्त, और कहीं भी कुछ घटना घटती है तो उसके परिणाम यहाँ होने शुरू हो जाते। जैसा मैं आपसे कह रहा था पैरासेल्स का, आधुनिक चिकित्सक भी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जब भी सूर्य पर अनेक बार धब्बे प्रकट होते हैं, ऐसे भी सूर्य पर कुछ धब्बे, डॉट्स, स्पॉट्स होते हैं। कभी वो बढ़ जाते हैं, कभी वो कम हो जाते हैं। जब सूर्य पर स्पॉट्स बढ़ जाते हैं तो जमीन पे बीमारियां बढ़ जाती हैं, और जब सूर्य पे स्पॉट्स कम हो जाते हैं तो जमीन पे बीमारियां कम हो जाती हैं। और जमीन से हम बीमारियां कभी ना मिटा सकेंगे जब तक सूर्य के स्पॉट्स कायम है। हर 11 वर्ष में सूरज पर भारी उत्पात होता है, बड़े विस्फोट होते हैं, और जब 11 वर्ष में सूरज पर विस्फोट होते हैं और उत्पात होते हैं तो पृथ्वी पर युद्ध और उत्पात होते हैं। पृथ्वी पर युद्धों का जो क्रम है वो हर 10 वर्ष का है।
महामारियों का जो क्रम है वो 10 और 11 वर्ष के बीच का है। क्रांतियों का जो क्रम है 10 और 11 वर्ष के बीच का है। एक बार ख्याल में आना शुरू हो जाए कि हम अलग और पृथक नहीं हैं, संयुक्त हैं, ऑर्गेनिक हैं, तो फिर ज्योतिष को समझना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूं। कुछ आदमी को ऐसा ख्याल पैदा हो गया था, अब भी है, कि ज्योतिष एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास है। और दूर तक ये बात सच भी मालूम पड़ती है। असल में वही चीज अंधविश्वास मालूम पड़ने लगती है जिसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण बताने में असमर्थ हो जाएं। वैसे ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक है, और विज्ञान का अर्थ ही होता है कॉज और इफेक्ट के बीच, कार्य और कारण के बीच संबंध की तलाश। ज्योतिष कहता यही है कि इस जगत में जो भी घटित होता है उसके कारण हमें ज्ञात न हो, यह हो सकता है।